प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो व्याख्यान है वो बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए। बीए पार्ट थर्ड में जो सेकंड पेपर है वो निबंध शास्त्र को लेकर के, तो उसमें सबसे पहले हम आज जो शुरुआत कर रहे हैं वो जो संकलित निबंध है उनमें से पहला जो निबंध है वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित निबंध है, जिसका शीर्षक है साहित्य जन समय के हृदय का विकास है। साहित्य जन समय के हृदय का विकास है। ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित एक बहुत महत्वपूर्ण हिंदी का निबंध है। पहले थोड़ा सा हम बालकृष्ण भट्ट का परिचय देना चाहेंगे। बालकृष्ण भट्ट भारतीय युग के प्रमुख साहित्यकार थे। यद्यपि भारतीय युग में रचनाकारों ने कविता, उपन्यास, कहानी आदि विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई, लेकिन सबसे अधिक सफलता उस समय के साहित्यकारों को निबंध विधा में मिली। भारतेंदु के अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त और स्वयं बालकृष्ण भट्ट इस युग के प्रमुख निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट अत्यंत निर्भीक, दृढ़ निश्चयी निबंधकार थे। निबंधकार होने के साथ साथ प्रदीप नामक पत्र का संपादन भी किया था और हिंदी प्रदीप के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट ने ब्रिटिश शासन की अत्याचारपूर्ण नीतियों की खुली आलोचना की। बालकृष्ण भट्ट न केवल भारतीय युग के निबंधकारों में अपितु हिंदी के विशिष्ट निबंधकारों में अपना स्थान रखते हैं। भट्ट जी ने जहां एक तरफ सामाजिक, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक महत्व के विषयों पर निबंध लिखे, दूसरी तरफ नाक, कान और आंख जैसे अत्यंत साधारण विषयों पर भी अपनी लेखनी चलाई। बालकृष्ण भट्ट भारतीय समाज की तत्कालीन विसंगतिपूर्ण अवस्था का यथार्थ चित्रण अपने निबंधों में करते हैं और उन निबंधों के माध्यम से वे भारतीय समाज में आचरण और स्वाभिमान का भाव भरना चाहते थे। भाषा शैली की दृष्टि से देखें तो बालकृष्ण भट्ट की भाषा साधारण बोलचाल की भाषा थी। उन्होंने कहीं कहीं उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया। रोजमर्रा की जिंदगी में व्यवहृत होने वाले मुहावरों और कहावतों को ग्रहण करने के कारण बालकृष्ण भट्ट की जो भाषा है वो अत्यधिक मूर्त और वक्र हो गई है। इनके निबंध छोटे जरूर हैं, लेकिन वे अत्यंत प्रभावशाली हैं और इनके निबंधों में आदंत यानी शुरू से लेकर के अंत तक गंभीर वातावरण और जिंदा दिली व्याप्त रहती है। अर्थात जब एक किसी विषय पर निबंध लिखते हैं तो विषय की गंभीरता तो उसमें रहती है, लेकिन उसको इस तरह से रोचक बना देते हैं कि पाठक जो है उस पूरे निबंध को पढ़ने के लिए मजबूर हो जाता है। इसी क्रम में आपके कोर्स में जो निबंध उनका निर्धारित है उसका हम इस व्याख्यान में उसकी समीक्षा करेंगे और उस निबंध का नाम है कि साहित्य जन समय के हृदय का विकास है। इस निबंध के प्रारंभ में उसकी पृष्ठभूमि के रूप में बालकृष्ण भट्ट ये जिस समय जिस भाव से परिपूर्ण होती है वह भाव और वे विचार उस समय के साहित्य में मिलते हैं। अर्थात हम साधारण भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। इसी बिंदु को लेकर के इन्होंने निबंध लिखा और वेदों से लेकर के उस समय तक के साहित्य का बालकृष्ण भट्ट ने अपने इस निबंध में वर्णन किया। ये विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि निबंध बहुत पुराना है। जुलाई 1881 में लगभग 139 वर्ष पूर्व ये निबंध उन्होंने लिखा था भारतीय युग के जमाने में। तो उनकी जो साहित्य की आलोचना कर रहे हैं
वो कितनी मार्मिक है, वो इस निबंध के माध्यम से आई। फिर आगे इस निबंध में वो बताते हैं कि जनसमूह के अंदर जो भाव होते हैं, जो विचार होते हैं, उस समय का जनसमूह क्या सोच रहा होता है, ये चीजें साहित्य में आती हैं, इतिहास में नहीं आती है। इतिहास और साहित्य में नहीं आती है। इतिहास और साहित्य का अंतर बताते हुए कहते हैं कि इतिहास केवल बाहरी हाल को प्रस्तुत करता है, जबकि साहित्य जो है वो उस समय के, तत्कालीन समय की जनता के आभ्यंतरिक भावों को व्यक्त करता है। अर्थात उस समय की जनता के अंदर क्या भाव थे, उनके विचार थे, किस तरह का उनका रहन सहन था, किस तरह के उनके आचार विचार थे, ये उस समय के साहित्य को पढ़ने से स्पष्ट होता है। इस तरह के विचार बालकृष्ण भट्ट अपने इस निबंध की शुरुआत में व्यक्त करते हैं। फिर वो आगे इसका क्रमवार वर्णन करते हैं और ये कहते हैं कि सबसे पहले वे वेद को लेते हैं, वैदिक साहित्य को लेते हैं, और वैदिक साहित्य का मूल्यांकन करते हुए वो कहते हैं कि जो हमारा वैदिक काल था, भाव थे, उनमें निष्कपटता थी, और आज का सा बनावटी व्यवहार उनमें नहीं था। उनमें बिल्कुल सीधापन, इसके लिए उन्होंने सीधा ही शब्द का प्रयोग किया है, भोलापन, और इस तरह का एकदम आत्मीयता के भाव ज्यादा थे। प्रकृति के उपकरणों को, सूर्य को, रात को, चांदनी को, बादल को, अग्नि को देख करके उनके मन में, उनके निष्कपट मन में थे, वो उन्होंने ऋग्वेद में, वो अन्य वेदों में ज्यों के त्यों व्यक्त किए। उसके बाद आया उपनिषद का समय। उस समय तक आते आते आर्यों का समाज जो था अधिक बढ़ा और उनका जो चिंतन तर्क हो गया। चिंतन के प्रखर होने के साथ साथ उनमें ईश्वरीय चिंतन की तरफ और बढ़े और आत्मा और परमात्मा के बारे में उन्होंने गहन चिंतन करना शुरू किया, और उनका एक गहन चिंतन उपनिषदों के रूप में सामने आया। बालकृष्ण भट्ट और उपनिषदों में इस अंतर को वे अलगाते हैं। तत्पश्चात जो स्टेज आई, जो अगला चरण आया, वो आर्यों का समाज जब बढ़ने लगा तो उसमें विभिन्न प्रकार के भेद उत्पन्न हुए। लोग एक दूसरे के कर्म क्षेत्रों का उल्लंघन करने लगे, नियमों का भी उल्लंघन करने लगे। इसलिए स्मृति साहित्य, जिसमें एक तरीके से कानून संहिताएं उसको कह सकते हैं, उनकी जरूरत पड़ने लगी। तो फिर इस प्रकार का साहित्य लिखा गया जिसको स्मृति साहित्य कहते हैं, और उसमें प्रमुख जो हैं वो मनुस्मृति और याज्ञवल्क स्मृति है। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं, जैसे कि उनके निबंध का शीर्षक है कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, अर्थात साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज में जो घटित हो रहा होता है वो साहित्य में ज्यों का त्यों उस समय के साहित्य में देखने को मिलता है। इसी दृष्टि से ज्यों ज्यों आर्यों का चिंतन ज्यादा गहन होता गया तो उसमें दार्शनिकता आती गई, और वो दार्शनिकता जो है वो विभिन्न संप्रदायों में बढ़ती गई। तो उसको लेकर के विभिन्न दार्शनिक संप्रदाय उस समय भारत में स्थापित हुए, और उनमें जो प्रमुख दार्शनिक थे उनके नाम हैं कणाद, गौतम जिन्होंने न्याय दर्शन चलाया, कपिल, जैमिनी, पतंजलि। ये दार्शनिक संप्रदाय हुए जिन्होंने आत्मा और परमात्मा के को लेकर के, प्रकृति और पुरुष को समझने के लिए अपने अपने मत जो हैं वो व्यक्त किए, और उस समय कितना गहरा चिंतन तत्कालीन भारतीय समाज में चलता था, इसका प्रमाण पतंजलि को पढ़ने से, जैमिनी को पढ़ने से, कपिल को पढ़ने से, गौतम ऋषि को नाद को पढ़ने से सामने आता है। तत्पश्चात इसके बाद जो संस्कृत थी उसके दो रूप सामने आए। अब तक जो वैदिक संस्कृत थी, उसके बाद एक लौकिक संस्कृत जो लोक में बोली जाती थी,
वो भी सामने आई और संस्कृत के स्पष्ट रूप से दो भेद हो गए, वैदिक और लौकिक। अब जो है वो तीसरा चरण, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार तीसरा चरण शुरू होता है और उसको उन्होंने नाम दिया है महाकाव्य काल, अर्थात रामायण और महाभारत का काल, जो लौकिक संस्कृत के काव्य जिनको कह सकते हैं। भट्ट के अनुसार रामायण और महाभारत ने के समय बड़ा भारी अंतर था। रामायण के समय फिर भी समाज में उच्च आदर्श थे और महाभारत के समय जो है उन उच्च आदर्शों का और जीवन मूल्यों का पतन हो चुका था। इसका प्रमाण महाभारत को पढ़ने से लगता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए इस निबंध में लिखा है कि रामायण के समय में व्यक्ति के विचार कितने उदार थे कि उसमें दो भाई हैं कि ये राज्य तुम्हारा है, मेरा नहीं। राम कहते हैं भरत से कि 14 वर्ष के लिए तुम्हें राज्य संभालो, और भरत राम को रोकना चाहते हैं। वे कहते हैं कि आप अग्रज हैं, आपका ये राज्य है, मैं राज्य नहीं लूंगा। दोनों में कितनी त्याग प्रवृत्ति है, ये उस समाज में त्याग प्रवृत्ति विद्यमान थी, इसका प्रमाण मिलता है। लेकिन इसके विपरीत महाभारत काल में दो चचेरे भाई या चचेरे भाइयों के समूह इस बात को लेकर युद्ध करते हैं, कौरव और पांडव, कि ये राज्य तुम्हारा नहीं, मेरा है। दूसरा भी यही कहता है कि ये राज्य तुम्हारा नहीं, मेरा है। और अन्य बुराइयां जो महाभारत के जुआ, एक प्रमुख खेल जिसकी वजह से महाभारत के उस कुरुवंश का पतन हुआ। तो बालकृष्ण भट्ट इस निबंध के माध्यम से बताना चाहते हैं कि रामायणकालीन समाज और महाभारतकालीन समाज में दिन रात का अंतर था और ये अंतर इन दोनों महाकाव्यों के अध्ययन से सामने आ जाता है। इसके बाद चतुर्थ चरण भारतीय साहित्य का आता है, वो महाभारत के बाद, और उसमें विभिन्न प्रकार के बदलाव समाज में घटित हुए और उन बदलावों के कारण विभिन्न प्रकार का साहित्य ही भारत में लिखा गया। विशेषकर महाभारत के बाद भारत कुछ और का और हो गया। इस कारण साहित्य में भी बड़ा भारी प्रभाव हुआ। बौद्धों का प्रभाव साहित्य में झलकने लगा। वे वेद और ब्राह्मणों के विरोधी थे और पाली भाषा में उन्होंने अपने एक जो संस्कृत से ही बिगड़ के बनी थी पाली, उसमें अपने साहित्य का, अपने विचारों का उन्होंने, वो संपूर्ण वैदिक व्यवस्था के खिलाफ थे। उसके बाद अपभ्रंश प्राकृत एक भाषा आई, इसमें प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा गया और समाज में उस समय इतना भेद हो गया कि जो उच्च वर्ग के लोग थे वो संस्कृत बोलते थे और जो निम्न वर्ण के लोग थे वो प्राकृत बोलते थे। प्राकृत शब्द का अर्थ होता है कि निम्न जनों की भाषा, सामान्य जन की भाषा। प्राकृत यानी सामान्य भाषा। उस समय के संस्कृत नाटकों को पढ़ने से विदित होता है कि जो उच्च वर्ग के पात्र थे एक नाटक में ही वो तो संस्कृत बोलते हैं और जो निम्न जाति का या निम्न वर्ग का व्यक्ति है उसी नाटक में वो प्राकृत भाषा बोलता है। इस साहित्य को पढ़ने से या उस समय के संस्कृत नाटकों को पढ़ने से ये ध्वनित होता है, ये व्यंजित होता है कि समाज में धीरे धीरे वर्ण के आधार पर कितना भेद होने लगा था। प्राकृत में बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए। बालकृष्ण भट्ट ने 2 ग्रंथों का उल्लेख अपने इस निबंध में किया है, जिसमें एक तो है बृहत कथा, जिसके लेखक जो थे वो गुणाढ्य थे और उन्होंने आर्य छंद में अपना ये बृहत ग्रंथ लिखा जिसमें लगभग 1 लाख श्लोक थे। उसी तरह सप्तशती एक ग्रंथ लिखा शालिवाहन ने, वो भी प्राकृत का एक। इस चतुर्थ चरण में ही प्राकृत में ही जो जैन मुनि थे या जो जैन साहित्यकार थे उन्होंने भी अपने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। यहां तक आते आते संस्कृत जो थी बोलचाल की भाषा न रही, लेकिन उसमें संस्कृत में एक से बढ़कर एक रचनाएं होती रही और महाराजा विक्रमादित्य का समय तो संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता है, जिसमें कालिदास, भारवी, श्रीहर्ष, बाण आदि बहुत श्रेष्ठ हिंदी के कवि और नाटककार पैदा हुए
और कालिदास का काव्य इतना आकर्षण भट्ट की भाषा में, उसके सामने वैदिक साहित्य भी जो है वो फीका लगने लगा। और धीरे धीरे वक्त का बदलाव इतना हुआ कि छांदस जो कभी वेदों के लिए प्रयुक्त होता था वो मूर्ख के लिए प्रयुक्त होने लगा। और किस तरह से इस निबंध में आचार्य आचार्य इस निबंध में बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो क्रम से ये बताते चल रहे हैं कि जो जो समाज में परिवर्तन आते गए, साहित्य किस तरह से बदलता गया। इसीलिए इन्होंने इस निबंध का शीर्षक जो रखा है कि साहित्य जन समय के हृदय का विकास है। अर्थात जन समय के जैसे विचार थे, हृदय में जिस तरह के भाव रखते थे, वो उस समय के साहित्य में देखने को मिलते हैं। फिर पांचवा चरण बालकृष्ण भट्ट के शब्दों में आया कि बौद्धों के पतन के बाद पुराण और तंत्रों का युग आया। तो पुराणों ने जो था वो बहुत सारे भारतीय साहित्य में उलटफेर किए, और आज के भारत में जितनी भी आचार विचार, सामाजिक व्यवस्थाएं, रीति नीति प्रचलित हैं, उन पर पुराणों का बहुत ज्यादा प्रभाव है। इसके बाद तांत्रिकों का युग आया और इस तंत्रों ने भारतीय सभ्यता से नष्ट करने का कार्य किया। तांत्रिकों ने भैरव, काली, डाकनी, शाकनी, भूत, प्रेत इनके पूजन को पहला दिया, और जो शुद्ध और सहज वैदिक धर्म था वो बहुत पीछे रह गया। और भारतीय समाज, भारतीय जनमानस पर इन तांत्रिकों का बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ। बालकृष्ण भट्ट लिखते हैं अपने इस निबंध में कि निसंदेह तांत्रिकों की कृपा न होती तो हिंदुस्तान इतना जल्द न डूबता। ये इनका बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि किस तरह से तांत्रिकों के प्रभाव से जो है भारतीय धर्म, सनातन धर्म जो था वो प्रवाहित हुआ, वो एक तरह से कलंकित हुआ। और मैं आपको ये बता दूं कि आदि शंकराचार्य ने भी इन तांत्रिकों को हरा करके शुद्ध भारतीय जो धर्म था उसको जनता के सामने रखा था। अब अंतिम और छठा चरण, चूंकि मैं पहले बता चुका हूं कि ये निबंध जो है सन 1881 में बहुत पूर्व का लिखा हुआ है, इसलिए उस समय आधुनिक हिंदी साहित्य तो था नहीं। तो अंतिम चरण में केवल पृथ्वीराज रासो तक बालकृष्ण भट्ट ने अपने इस निबंध में चित्रण किया है। और वो कहते हैं कि इस समय जो साहित्य लिखा जा रहा था वो पृथ्वीराज रासो और पद्मावत दो ग्रंथों का उन्होंने उल्लेख किया है। और उन्होंने लिखा है कि इसी युग में विभिन्न भारतीय भाषाओं का बंगाली, पंजाबी, भोजपुरी, ब्रज, मराठी, राजस्थानी जन्म होने लगा। और उन्होंने ये भी अपने इस निबंध में लिखा है कि इन भारतीय भाषाओं में हिंदी जो है वो अपनी बहनों में सबसे बड़ी है, और हिंदी में विशाल मात्रा में साहित्य लिखा जा रहा है। लेकिन एक कमी जो उस युग में उनको महसूस हो रही थी उसका उल्लेख भी अपने इस निबंध के अंत में उन्होंने किया है कि हिंदी में प्रोज की यानी गद्य रचना की कमी थी। और बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि जो भारतेंदु के साहित्यकार थे वो निबंध लिख रहे थे विशेषकर। यद्यपि कहानी और उपन्यास भी उन्होंने लिखे, लेकिन जैसा कि पूर्व में बता चुका हूं कि सबसे अधिक सफलता भारतेंदु में यदि किसी विधा में मिली तो साहित्यकारों को निबंध विधा में मिली। तो सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित इस निबंध में, जिसका शीर्षक है कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, इसमें वो ये व्यंजित करना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि साहित्य चाहे किसी भी देश का हो, उस समय के, उस युग के साहित्य को पढ़ने से उस युग के आचार विचार, उस युग के लोगों के भाव, उस युग के लोगों की रहन सहन, नीति और विचारों का पता उस समय की साहित्य से लगता है। अर्थात साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है। समाज में, तत्कालीन समाज में जो कुछ घटित हो रहा होता है, अच्छा और बुरा, वो कहीं न कहीं साहित्य में निश्चित रूप से झलकता है। ये उनका आपके निर्धारित जो निबंध है। और बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो हिंदी के, भारतेंदु के एक बहुत महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। और इनकी भाषा शैली मैं बता चुका हूं कि इसमें हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने बोलचाल के
उर्दू शब्दों का और कहीं कहीं 2-4 अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। ये उस समय की जो भाषा थी और धीरे धीरे हिंदी किस तरह आगे बढ़ रही थी, विशेषकर गद्य के क्षेत्र में भी ये उसका नमूना है। बस आज के व्याख्यान को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।